नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा बीत जाने के बाद सीएम चेहरे को लेकर महायुति के दलों ने अभी तक भी कोई फैसला नहीं लिया है, जिसको लेकर अब सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और तमाम विपक्षी गठबंधन के दल अब सवालिया निशान खड़े करने लगे हैं और महायुति महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बावजूद अब घिरती हुई नजर आ रही है और महायुति के जो दल अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी फूट के आसार देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाने पर कहीं ना कहीं अड़ी हुई है, तो वहीं एकनाथ शिंदे उनके समर्थक ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको बड़े विभाग, बड़े मंत्रालय चाहिए और साथ ही एकनाथ शिंदे ही दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए काफ़ी काम ऐसा किया है जो कि महाराष्ट्र की जनता जिससे प्रभावित होकर वोट देती हुई नजर आई है। और वोट बैंक जो इस बार महायुति का बड़ा है, वोटों की जो गिनती बड़ी है, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के प्रयासों और उनके कामों को देखते हुए जनता की तरफ से यहाँ योगदान जो दिया गया है उसके आधार पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर सियासी उथल पुथल मची हुई है, तो वहीं कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद जो यहाँ पे संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो भी यहाँ पर लगातार हमले बोलती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस सियासी खिचड़ी में अपना मसाला डालने में लगे हुए हैं। और ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ यहाँ निकल कर सामने आने वाला है। इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में सियासत देखी जा रही है और सियासत से संबंधित कुछ सवाल यहाँ पर निकल कर आते हैं और उससे जुड़े हुए तमाम जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं 288 विधानसभा सीटों पर एमवीए और महायुति काफी पुरजोर तरीके से टकराते हुए नजर आते हैं और देखा जा रहा था एमवीए गठबंधन काफी ज्यादा हावी माना जा रहा था, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आते हैं तो यहां महायुति एक बार फिर से जीत दर्ज करती हुई नजर आती है और महायुति के सभी दल बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी दर्ज करती हुई नजर आती है, 132 सीटों पर चुनाव जीतती है और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस को सूबे का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करती हुई नजर आ रही है। वहीं एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए हैं कि उनको ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना है। क्या लगता है दोनों में से कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर यहां चयनित किया जाएगा और किसको यहां पर अलग थलग कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगती है, तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव के साथ मिलकर कोई बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये मनीष की यहाँ पर जो महायुति उसको जिस तरह से बम्पर बहुमत मिला, बम्पर जीत मिली, उसके बाद सब ये मान रहे थे कि भाई आराम से यहाँ पर महायुति जो है अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सिलेक्ट कर लेगी और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। लेकिन सबसे बड़ा झोल यहीं पे दिखाई पड़ता है कि महायुति के अंदर जो तीनों दल हैं लगातार बारी बारी से इस बात को लेकर कहते हुए नजर आए कि भाई मुख्यमंत्री उनके पाले का होना चाहिए। आपने देखा बीजेपी ने जब 132 सीटें जीत ली उसके बाद लगातार ये बात उठ के सामने आती रही कि भाई देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि अभी तक भी उनका नाम कंफर्म नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। वही खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं और एक सीएम तो रहेंगे लेकिन 2 डिप्टी सीएम साथ में होंगे और जो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें भी 3 लोग ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम। अब बड़ा सवाल ये उभर कर सामने आ रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये बात मान चुके हैं कि भाई चलिए मैं उप मुख्यमंत्री बन जाता हूँ। अजीत पवार तो खैर पहले ही माने हुए थे, लेकिन बड़ा सवाल फिर एक बार ये उठकर सामने आता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होने वाले हैं या फिर कोई और बड़ा चेहरा निकल कर सामने आएगा? आप जरा इस पर गौर करिए कि यहाँ पर जो पर्यवेक्षक बने हैं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री भी हैं, इसके अलावा विजय रूपाणी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते हुए नजर आएंगे। यानी कि बीजेपी दल की बैठक होगी कल, उसमें किसी एक चेहरे के नाम पर मोहर लगेगी। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ही लगभग जो है सीएम पद के ऊपर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये बीजेपी लगातार चौंकाने वाले फैसले करती रही। आप देखिए, याद करिए जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें और उसके अलावा हम जो है मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, सारे के सारे जो नाम थे वो चौंकाने वाले नाम थे। वहीं अगर हम हरियाणा को भी देखें कि राव इंद्रजीत और अनिल विज जैसे बड़े नेताओं के रहते वहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ये बीजेपी की प्लानिंग रहती है
जी। वो किसके चेहरे पर मोहर लगाएंगे ये भी कह सकते हैं किसी को खबर नहीं होती। और आखिर में जो हमने देखा कि राजस्थान में भी जो पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री का नाम निकलकर सामने आया, मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव का नाम चौंकाने वाला था। कुछ ऐसा क्या महाराष्ट्र में भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो चुपचाप है, खामोश हैं, उनका इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। तो खामोशी का मतलब क्या समझा जाए कि क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, किसी और नाम पर मोहर लगने वाली है। और यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर बात सामने आ रही है कि वाकई में दोनों उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या यहाँ पर भी कोई बड़ी कहानी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक भी तीनों की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है कि कैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 5 तारीख चूंकि एक दिन का समय बचा है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए और खासकर महायुति के लिए चिंता का सबब बन रहा है कि उनकी तरफ से अगर कोई नाम फाइनल नहीं होगा तो यहाँ पर उनकी फजीयत होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर नाम फाइनल होता हुआ नहीं दिखाई देगा तो बेशक यहाँ पर कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुछ समय पहले शिंदे का अचानक महाराष्ट्र की राजनीति से गायब हो जाना, अपने गांव सातारा लौट जाना और उसके बाद उनका फ़ोन नंबर नॉट रीचेबल बताना, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे थे कि एकनाथ शिंदे कोई बड़े खेल की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अचानक से एकनाथ शिंदे दोबारा से मीडिया के कैमरों में आते हैं। उनका स्वास्थ्य भी खराब बताया जाता है, इलाज के लिए कहीं ना कहीं अस्पताल का भी रुख करते हैं, वहाँ से भी डॉक्टर यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं अब स्थिति बेहतर है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन देखा जाए तो पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो काफ़ी खामोश और चुप्पी साधे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह का फैसला यहाँ पर होने वाला है उसको लेकर यहाँ पर अजीत पवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। ये यूं कहें कि वो भागीदारी ही नहीं निभाना चाहते हैं। और ऐसे में पैच और ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो सियासी खेल चल रहा है उसमें किसके चेहरे पर मोहर लगेगी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लगेगी या कोई और चेहरा होगा, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के पास देवेंद्र फडणवीस से भी बड़ा कोई चेहरा है जिसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मनीष, बड़े चेहरे की आप बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि राजस्थान मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ। भजन लाल शर्मा को इससे पहले कितने लोग जानते थे, मोहन यादव को कितने लोग जानते थे, या विष्णुदेव साय को कितने लोग जानते थे। तो ये बीजेपी की प्लानिंग रहती है कि सडन वो कोई ना कोई ऐसा चेहरा लेकर सामने आते हैं जिसको लेकर किसी की सोच नहीं। और देखिए, बीच का रास्ता निकालना मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर दो बड़े नेता आपस में लड़ रहे हो, वहाँ पर किसी तीसरे को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, दोनों नेता शांत हो जाते हैं। और यही बीजेपी ने राजस्थान में भी किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, हरियाणा में किया। और ऐसे ही कहीं खेल कुछ महाराष्ट्र में होता हुआ तो नजर नहीं आने वाला। तो तमाम तरह के देखिए कयासबाजी हैं, अभी अटकलबाजियां हैं, ये हम नहीं कह सकते कंफर्म तौर पर ऐसा होने वाला है, यही होगा। लेकिन जो अफवाहों का बाजार है, जो राजनीति में सरगर्मियां चल रही हैं, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ पर मझदार में ज़रूर है। अगर मझदार में नहीं होती मनीष, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि वहाँ पर पर्यवेक्षक जाते, वहाँ पर जो है ऑब्जर्वर जाते, जाकर बात करते, जाके कोई फैसला करते हुए नजर आते, किसी एक का नाम सीएम पद के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आती। क्योंकि जब कन्फर्म था तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग जाएंगे, वो बात करेंगे, उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी कि आपस में भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई पड़ते हैं। गडकरी का भी, जो नितिन गडकरी का बयान निकल कर सामने आता है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, हर मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आप जरा सोचिए, गौर करिए इस बात पे कि हर मंत्री जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री की शक्ल में देखना चाहता है या उस रूप में देखना चाहता है। तो ऐसे में आप ये कतई मत मानिए कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी, अंदर खाने में भी शायद ये बात चल रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस से भी बेहतर कोई विकल्प हो सकता है। चूंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में कोई दूसरा नाम भी क्या यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है। तो इसको लेकर लगातार अभी कयासबाजियों का दौर जारी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि महायुति में लगभग स्थिति अब ठीक होने को आई है। 2 सप्ताह का लगभग वक्त हो गया है। ऐसे में बीजेपी के अंदर जो कशमकश का माहौल है वो अभी तक नहीं सुधरा था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कि यहाँ पर जो शिंदे गुट है वो भी ये बात मानता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि चलिए, हमें आप उप मुख्यमंत्री दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अजीत पवार तो खैर पहले से ही माने हुए थे। लेकिन बीजेपी के अंदर अब मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा कौन निकल कर सामने आएगा, कौन
जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर आएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस हैं या फिर कोई ऐसा नाम जो अभी तक कोई सोच नहीं रहा है वो मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ता है? जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में ऐसा कौन सा नाम है भारतीय जनता पार्टी के पास जो देवेंद्र फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालता हुआ नजर आ सकता है? लेकिन सर यहाँ एक छोटा सा सवाल यही रहेगा कि आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि दो चेहरों की लड़ाई में अक्सर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं तीसरे चेहरे को यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर तीसरा चेहरा तो अजीत पवार ही हैं और आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली वो पहुँच जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और दिल्ली के अंदर ही कहीं ना कहीं डेरा डाले बैठे रहते हैं। तो क्या अब यही समझा जा सकता है कि अजीत पवार शायद इसलिए खामोश हैं कि उनके चेहरे पर ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन देख रहा हो? क्या लगता है? देखिए, अजीत पवार को तो फिलहाल इस रेस में नहीं मैं कहूँगा कि वो आगे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि उनको डिप्टी सीएम के साथ में कोई महत्वपूर्ण पद ज़रूर यहाँ पर मिल सकता है। खबरें भी हैं कि उनको वित्त मंत्रालय मिल सकता है, कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकते हैं। ये लगातार अजीत पवार के गुट के लिए आ रही है कि भाई 8-10 मुख्य जो मंत्री हैं उनके भी खेमे से हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी जो है 20-22 मंत्रालय रखना चाहती है, 7-8-10 मंत्रालय जो है एनसीपी जो शिंदे गुट है उनकी शिंदे की उनको दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है वो ये बन रही है कि यहाँ बीजेपी अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि सीएम पद का जो लड़ाई है वो बीजेपी के अंदरूनी खाने में है, ना कि अजीत पवार में या शिंदे को लेकर, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के लिए मना लिया गया। अब यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो नेता हैं यानी जो 132 जो विधायक है, क्या वो देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता मानते हैं? क्योंकि जो विधायक नेता चुना जाता है उसकी परंपरा यही है कि भाई सब लोग मिलकर जिसके नाम पर मोहर लगा देते हैं या जिसके पक्ष में अपना हाथ उठा देते हैं या जिसके पक्ष में हामी भर देते हैं वो मुख्यमंत्री पद के लिए बनता है। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए लोग तैयार हैं या फिर कोई और बड़ा चेहरा बीजेपी के अंदर से निकल के सामने आता है? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मोहन यादव को इससे पहले कितने लोग जानते थे, इससे पहले भजनलाल शर्मा को कितने लोग जानते थे। तो यही बीजेपी की प्लानिंग रहती है कि अगर आपस की लड़ाई कोई बड़ी होती हुई दिखाई पड़ती है, तीसरे के नाम पर मोहर लगा देती है, वहाँ पर सब लोग मानते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं कारगर भी साबित होता। आप देखिए मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद कहाँ बगावत हुई, भजनलाल शर्मा को बनाया कहाँ बगावत हुई, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बनाया सब शांत हो गए। तो ये बीजेपी करती रही। अब जो पर्यवेक्षक जाएंगे, बातचीत करेंगे, किस नाम पे मोहर लगती है, कौन नाम सबसे आगे निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होने वाली। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बरकरार है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के तौर पर किसको आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी और पर्यवेक्षक के तौर पर जो भूमिका अदा कर रही है निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, वो किस तरह का फैसला यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। और अगर यहाँ पर फैसला हो भी जाता है, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लग जाती है, तो क्या महाराष्ट्र में महायुति एक साथ दिखाई देगा या फिर अलग थलग होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।